A very good noon to each and every one of you. I am Richa and you are watching परचम. आज है 1st of March. So सबसे पहले before starting off with anything, wishing you all a very happy March. ये महीना सबके लिए बहुत प्रोडक्टिव रहे, बहुत अच्छा रहे, काफ़ी कुछ अचीव कर पाएँ, काफ़ी खुश रह पाएँ, संतुष्ट रह पाएँ, इस उम्मीद के साथ शुरू कर लेते हैं. सो 1st ऑफ मार्च के डेली सीए आज हमको पढ़ने हैं. और अगर हम नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया यानी साग कैलेंडर के हिसाब से देखें तो फाल्गुन महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष की षष्ठी है आज, यानी चांद, ऐसा कुछ हमको दिखने वाला है. चलिए, सो जो हमारा रिचुअल है उसी तरह से शुरू करेंगे. दैट इज क्वेश्चन ऑफ द डे, जो पिछले क्लास में पूछा गया था उसका डिस्कशन कर लेते हैं. लास्ट सेशन में, कल वाली क्लास में मैंने आपसे पूछा था हु इज द ऑथर ऑफ बुक स्वॉलोइंग द सन. हमने न्यूज़ में पढ़ा भी था और फिर जाते जाते मैंने आपसे क्वेश्चन किया था स्वॉलोइंग द सन किताब जो है वो किसने लिखी है. क्या होगा जी राइट आंसर? बिल्कुल लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी, जो कि हरदीप सिंह पुरी जी की वाइफ भी हैं. इन्होंने ये किताब लिखी है. देन वाइल डिस्कसिंग द न्यूज़, बीच बीच में भी मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए थ्रो किए थे और उनके आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं. रैंडमली मैंने एक स्टूडेंट शौविक का रिस्पॉन्स पिक किया है. सो जब हम ये बुक पढ़ रहे थे स्वॉलोइंग द सन, तब मैंने पूछा था हरदीप सिंह पुरी जी कौन सी मिनिस्ट्री को हैंडल करते हैं. तो यस, ही इज़ यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. देन हम बात कर रहे थे स्पोर्ट्स कैटेगरी में, तब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि फास्टेस्ट वन डे इंटरनेशनल सेंचुरी किसने हिट की है. हम T20 इंटरनेशनल की फास्टेस्ट सेंचुरी की बात कर रहे थे, तो आपसे क्वेश्चन किया गया था. तो राइट आंसर क्या होगा? AB डिविलियर्स, जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं और उन्होंने 31 बॉल्स में 100 रन्स बना करके वन डे इंटरनेशनल में फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड अपने नाम कर रखा है और ये इन्होंने वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट हिट किया था. देन आई हैड आस्क्ड यू कि 4th खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो अभी कंक्लूड हुए थे उनके अंदर आर्मी जीती थी, लेकिन 2nd और 3rd पोजीशन पे कौन रहे थे? तो 2nd पोजीशन पे कर्नाटका और 3rd पोजीशन पे महाराष्ट्र रहे थे. तो ये सारे डिस्कशन बीच में हमने किए थे. चलो यहीं पे ना, अब हम AB डिविलियर्स की बात करें, फास्टेस्ट ODI की बात करें, तो जल्दी से बता दो, कल जो हमने न्यूज़ पढ़ी थी फास्टेस्ट T20 इंटरनेशनल यानी कम से कम बॉल्स झेलते हुए 100 रन बनाने का खिताब किसने अपने नाम अभी किया है? कल हमने न्यूज़ में पढ़ा था. राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. चलिए जी, आज के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट डे डिस्कस करने से. आज यानी 1st ऑफ मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे. कोई भी भेदभाव न किया जाए, इस चीज़ के लिए ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है 1st ऑफ मार्च को. राइट, और 2014 से ही इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है. UN एड्स जो संस्था है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी है यूनाइटेड नेशन के अंडर में, एड्स के पेशेंट को डेडिकेटेड मेनली ये होती है, तो वो ऑब्जर्व करते हैं ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे. आप एड्स के पेशेंट के साथ डिस्क्रिमिनेट ना करें, फॉर दैट मैटर किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए. इक्वालिटी एंड फेयरनेस होनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, एज, सेक्सुअलिटी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ओके, थीम क्या रही भाई इस बार की? सो थीम है टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट. अगर सबकी हेल्थ प्रोटेक्ट करनी है तो उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट कीजिए. दिस इज द थीम फॉर ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1st ऑफ मार्च. ओके, मार्च के सारे डे याद करने के लिए ना आप मार्च को थोड़ा पिक्चरफुल कर सकते हो. और मार्च के लिए आप क्या पिक्चर ले सकते हो? होली ले सकते हो. मार्च में होली आती है, सो होली का पहला मतलब होली वाले महीने का पहला दिन है और किसी से हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते ना, होली सबके साथ खेल लिया करते हैं. ऐसे करके थोड़ा याद रख सकते हैं. देन 1st मार्च को ही ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे. सिविल डिफेंस क्या होता है? ये लोग प्रॉपर ट्रेंड आर्म्ड फोर्सेस के लोग नहीं होते हैं, ये सिविलियंस होते हैं जिनको ट्रेन या तैयार कर दिया जाता है कि कभी कोई आपदा आ जाए, कभी कोई अटैक आ जाए, किसी भी तरह का कुछ युद्ध छिड़ जाए या टेररिस्ट अटैक हो जाए या नेचुरल डिजास्टर हो जाए, तो आप कैसे टैकल करोगे उस सिचुएशन को. ठीक है, तो वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे भी 1st ऑफ मार्च को मनाया जाता है. तो जब आप होली पहला दिन रंग पोतने के लिए जा रहे होते हो, कुछ लोग डिफेंस में भी आ जाते हैं, नहीं 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 इनको मत लगाइए, इनको मत लगाइए, ऐसे करके एसोसिएट कर लीजिए. थोड़ा सा अगर क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, क्रिएटिव एज डालते चलेंगे, इंपॉर्टेंट डेज बहुत आसानी से याद किए जा सकते हैं. ठीक है, सो 1st ऑफ मार्च को वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे भी आता है. सिविल डिफेंस वाले लोग मिलिट्री का पार्ट नहीं होते हैं, पर ट्रेन किया जाता है टू हैंडल सिचुएशंस. और ये दिन मनाया जाता है जस्ट टू ले इम्पॉर्टेंस और ब्रिंग इम्पॉर्टेंस ऑन द फैक्ट कि जो सिविल डिफेंस वाले लोग होते हैं ये किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर,
और इस तरह के लोगों को ट्रिब्यूट देने के लिए मनाया जाता है। थीम क्या रही भाई? ऑनर हीरोज एंड प्रमोट सेफ्टी स्किल्स। जो हीरोज हैं सिविल डिफेंस से रिलेटेड उनको ऑनर कीजिए और सेफ्टी स्किल्स को प्रमोट कीजिए ताकि सिविलियंस, आम नागरिक भी सेफ्टी स्किल्स सीख सके। तो इससे रिलेटेड ये थीम रही। दोनों दिन याद रहेंगे। पहला हमने क्या किया? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। दूसरा हमने किया वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। दोनों 1 मार्च को आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा कल की तरफ भी देख लेते हैं। कल यानी 29 फरवरी को, जो कि इस बार लीप ईयर था इसलिए 29 फरवरी ऑब्जर्व की गई। उस दिन एक व्यक्ति जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनकी बर्थ एनिवर्सरी भी ऑब्जर्व की जाती है उस दिन। सो 29 फरवरी को वी ऑब्जर्व द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री मोरारजी देसाई। श्री मोरारजी देसाई, ओके। और 2 स्टेट हैं जहां पर्टिकुलरली इनसे रिलेटेड बहुत सारे ट्रिब्यूट्स दिए गए। एक जहां इनका जन्म हुआ, गुजरात, और एक जहां इन्होंने चीफ मिनिस्टर की पोजीशन पे सर्व किया हुआ है, महाराष्ट्र। ओके, सो सीएम ऑफ बॉम्बे के तौर पे 1952 में इन्होंने सर्व किया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे हैं 77 to 79। तो ऑफकोर्स थ्रू आउट इंडिया रहता है ट्रिब्यूट, लेकिन पर्टिकुलरली गुजरात में बिकॉज इनका जन्म हुआ था 29 फरवरी 1896 में, सो गुजरात में इनको काफ़ी ट्रिब्यूट दिए गए। बॉम्बे के सीएम रह चुके हैं तो महाराष्ट्र में ट्रिब्यूट दिए गए, अक्रॉस इंडिया भी दिए गए। सो मोरारजी देसाई जी की 129th बर्थ एनिवर्सरी हमने 29 फरवरी को ऑब्जर्व की। जाने जाते थे इसलिए कि एक प्रधानमंत्री जिनका 29 फरवरी को बर्थडे आता है, यानी 4 साल में एक बार ही मना सकते हैं। ओके, चलिए सो अब आगे बढ़ें उससे पहले बहुत सारे नए बच्चे रोज़ हमसे जुड़ते हैं और उनको इन्फॉर्मेशन देना मेरी ड्यूटी है कि करंट अफेयर की तैयारी आप एब्सोल्युटली यहाँ से कर सकते हो, इस फ्री प्लेटफॉर्म से कर सकते हो। पीडीएफ के लिए आप चाहो तो सब्सक्रिप्शन एंड पीडीएफ्स ले सकते हो जा करके, बट करंट अफेयर के लिए आपको कहीं और विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। फॉर योर 1 डे एग्जामिनेशन, स्टेट पीएससी अगर आप दे रहे हो, आप डिफेंस से रिलेटेड कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो, सबके लिए CUET दे रहे हो, बहुत सारे बच्चे अलग अलग एग्जाम का नाम लिख देंगे, बैंकिंग एग्जाम दे रहे हो, दिस करंट अफेयर्स आर गुड फॉर यू। लेकिन अगर आप GA की तैयारी करना चाहते हैं, जनरल अवेयरनेस की, देन आई वुड रिकमेंड गो एंड चेक आउट दिस पर्टिकुलर कोर्स ऑन परचम ऐप, SSC जनरल अवेयरनेस टारगेट 2024। SSC के अंडर में जो भी एग्जामिनेशन 2024 के अंदर होने वाले हैं उन सबके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल कोर्स बनाया गया है, जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड स्टैटिक GK सब कुछ मिलेगा जनरल अवेयरनेस कोर्स में। ये सब इंडिविजुअली भी मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट, जैसे स्टैटिक GK आई एम टेकिंग, राइट। सो इंट्रोडक्टरी वीडियो इज अवेलेबल, फ्री लेक्चर्स आर अवेलेबल, डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए, डिस्काउंट कूपन्स आर अवेलेबल। स्टिल अगर आपको कोई डाउट, क्वेरी, कंसर्न है, डू नॉट हेजिटेट टू रीच आउट टू अस। व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, ऐप में चैट भी कर सकते हो, ठीक है। टीम विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू, बट डू गो एंड चेक आउट दिस कोर्स। जो भी आप एग्जामिनेशन दे रहे होगे जिसमें जनरल अवेयरनेस आती है, इन सभी, जिसमें भी आप करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हो, उन सभी एग्जाम के लिए GA बहुत ब्यूटीफुल आपके लिए कोर्स लाया गया है, ठीक है जी। चलिए अब हम चलते हैं एक अपॉइंटमेंट से रिलेटेड न्यूज़ की तरफ। सो PayU नेम्स रेणु सूद कर्नाड एज चेयरपर्सन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सो PayU की नई चेयरपर्सन कौन अपॉइंट की गई हैं? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो ठीक है, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर करके क्वेश्चन नहीं पूछा जाता यूजली। सो चेयरपर्सन के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। PayU की नई चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुई है? PayU करना यार, PayU कर दे मुझे। सो PayU करना से कर्नाड ध्यान रख सकते हैं, रेणु सूद कर्नाड, रेणु PayU करना। ओके, सो रेणु कर्नाड जी नई चेयरपर्सन अपॉइंट हुई हैं PayU की, एंड शी इज़ अ वेरी पॉपुलर बैंकर, और ये ऑलरेडी HDFC में मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन पे सर्व कर चुकी हैं, जब HDFC बैंक और HDFC का मर्जर हुआ था उससे पहले तक, ठीक है। और अभी भी ये HDFC बैंक की डायरेक्टर हैं। So she is already associated with HDFC Bank. Now she has been taken as chairperson in PayU Payments Private Limited. Got it? चलिए अगली खबर हम एक इंडेक्स की ले रहे हैं, इंडेक्स एंड रैंकिंग सेक्शन से। ओके, इंटरनेशनल इंडेक्स है और वो इंडेक्स है IP इंडेक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? जो भी आपने बहुत इनोवेटिव या क्रिएटिव तरीके से बनाया हुआ होता है, आप चाहते हो कि उसका जो राइट है वो आपके पास रहे। ओके, सो हम लोग ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स करवाते हैं, इन्हीं को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहा जाता है। ओके, सो इंडिया की रैंकिंग ग्लोबल लेवल पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड
कहाँ पर है, या हम अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कितना प्रोटेक्ट करते हैं, कितना नहीं करते हैं, इस रैंकिंग में इंडिया कहाँ लाए कर रहा है। तो हम 42nd पोजीशन, 42 पोजीशन पे हैं, और पिछले साल भी हम इसी पोजीशन पे थे। सो वी आर मेंटेनिंग आवर पोजीशन ऑफ 42 इन टर्म्स ऑफ आईपी इंडेक्स 2024। और कितने कंट्रीज में से मिला ये रैंक? ऐसा नहीं है 200 कंट्रीज थी और उसमें 42 आ गए, नहीं, 55 कंट्रीज में से 42 पे हैं हम। ओके, सो बहुत अच्छी रैंकिंग नहीं है। अभी भी देयर इज अ लॉट दैट इंडिया नीड्स टू डू टू प्रोटेक्ट इट्स आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ओके, सो इंडिया रैंक 42 इन द ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024। सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि ये जो इंडेक्स है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी इशू या रिलीज करती है। ओके, सो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उसकी ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर से ये इंडेक्स इशू किया जाता है। मेनली आप यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स याद रखेंगे। ओके, सो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स रिलीज करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, राइट। 55 कंट्रीज में से इंडिया का रैंक 42 रहा, और कितने पैरामीटर्स पे जज किया गया? 50 अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे ये रैंकिंग निकाली गई। ओवरऑल स्कोर जो है इंडिया का 38.64% रहा, और इसी बेसिस पे हमारी रैंकिंग डिसाइड हुई, और इसी स्कोर पे हम 2022 से बने हुए हैं, राइट। सो ओवरऑल रिपोर्ट ने क्या क्रक्स निकाला है कि हाँ ठीक है, आपने कुछ कदम उठाए हैं, जैसे सिनेमेटोग्राफ बिल वगैरह हम लेकर के आए थे, लेकिन अभी भी देयर इज अ लॉट दैट नीड्स टू बी डन इन केस ऑफ इंडिया फॉर आईपी प्रोटेक्शन, इंटेलेक्चुअल प्रोटेक्शन। देन टॉप कंट्री कौन सा रहा? हम तो 42 नंबर पे, टॉप पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सेकेंड नंबर पे यूनाइटेड किंगडम, थर्ड नंबर पे फ्रांस। गॉट इट जी? चलिए अगली न्यूज़ पे बढ़ेंगे। अगली न्यूज़ एक बुक से रिलेटेड है, बुक रिलीज से रिलेटेड है। गोवा के जो गवर्नर हैं उनकी एक किताब रिलीज हुई है। गोवा के गवर्नर जी बहुत किताबें लिखते हैं, 200 से ऊपर इनकी किताबें लिखी हुई हैं, और एक और किताब अब रिलीज हो चुकी है। सो गोवाज गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई, इनकी किताब रिलीज हुई है पणजी के अंदर, एंड द टाइटल इज बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। बस इतनी सी न्यूज़ है, आगे इसमें डिटेल नहीं करनी है हमको। अब अगली खबर हम स्टेट और यूनियन टेरिटरी वाली कैटेगरी के से लेते हैं, और सबसे पहली न्यूज़ कहाँ से आ रही है? जम्मू से आ रही है। जम्मू के अंदर ऑब्जर्व किया गया तवी फेस्टिवल। क्या सेलिब्रेट किया गया? तवी फेस्टिवल। कहाँ? जम्मू के अंदर। जम्मू के कल्चर का एक बहुत ब्यूटीफुल डिस्प्ले तवी फेस्टिवल के दौरान किया जाता है। सो तवी फेस्टिवल टू सेलिब्रेट जम्मूज कल्चर एंड हेरिटेज, और इसको आज ही शुरू किया गया है, मतलब आज से लेकर के 4 डेज का ये होगा, 4 मार्च तक चलेगा। और ये तवी रिवर जो है उसके किनारे यानी उसके बैंक्स पे ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए इसको तवी फेस्टिवल कहा जाता है। ठीक है जी, तो तवी फेस्टिवल कहाँ मनाया गया पूछ लिया जाए तो जम्मू के अंदर ये चल रहा है। अब हम चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 16th इंस्टॉलमेंट PM किसान स्कीम के तहत रिलीज की, जिसमें 21,000 करोड़ रुपीस की जो राशि है 11 करोड़ किसानों के खातों में पहुंचेगी। ठीक है जी, तो इसी से रिलेटेड अब हमको न्यूज़ पढ़नी है। सो PM मोदी रिलीज्ड 16th इंस्टॉलमेंट, कौन से नंबर की इंस्टॉलमेंट? 16th इंस्टॉलमेंट ऑफ PM किसान स्कीम। PM किसान स्कीम क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। सो जो किसान हैं उनके खातों में यानी उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर होते हैं अमाउंट के। एवरी ईयर 6,000 रुपी इज ट्रांसफर्ड इन 3 इंस्टॉलमेंट, राइट। और इसी से रिलेटेड 11,000 फार्मर्स एज पर द डेटा प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, 11,000 फार्मर्स हैव ऑलरेडी बीन बेनिफिटेड, और उन्हीं के खातों में अब ये 16th इंस्टॉलमेंट डाली गई है। अमाउंटिंग टू टोटल अमाउंट कितना है? 21,000 करोड़। और ये कहाँ से हुआ? ये महाराष्ट्र से हुआ, व्हेन PM मोदी वाज इन महाराष्ट्र। सो PM मोदी रिलीज नहीं है, रिलीज कर दिया है 16 इंस्टॉलमेंट PM किसान का 21,000 करोड़ रुपए का। एक पब्लिक मीटिंग हो रही थी महाराष्ट्र में, वहां से, राइट। और अभी तक इस स्कीम के तहत 3 लाख करोड़ रुपीज हैव रीच्ड इन द अकाउंट्स ऑफ 11 करोड़ फार्मर्स। ठीक है जी, अब देखो ये तो इतनी सी न्यूज हो गई, लेकिन बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। सो PM किसान स्कीम के बारे में अब हमको देखना है। ठीक है, सो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर में आती है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी 100% फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्कीम में आती है। 2018 1 दिसंबर 2018 से इसको ऑपरेशनलाइज कर दिया गया स्कीम को। 6,000 रुपीज़ 3 इंस्टॉलमेंट में, यानी 2-2 हज़ार के 3 इंस्टॉलमेंट में पूरे साल में 6,000 रुपये किसान के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ओके जी, चलिए
अगली खबर आ रही है वन तारा से रिलेटेड। व्हाट इज वन तारा? सो वन तारा एक रेस्क्यू सेंटर है वाइल्ड एनिमल्स के लिए, और इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है रिलायंस फाउंडेशन ने। सो रिलायंस फाउंडेशन लॉन्चेस एनिमल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन इनिशिएटिव, और उसका नाम क्या है? वन तारा। तारा मतलब स्टार, वन यानी फॉरेस्ट, सो स्टार ऑफ द फॉरेस्ट। सो रिलायंस फाउंडेशन ने अनाउंस किया है कि इस तरह का ये एक इनोवेटिव एनिमल रेस्क्यू कंजर्वेशन हैबिलिटेशन सेंटर आएगा, और ये अनाउंसमेंट गुजरात के जामनगर में किया गया है। ठीक है, और ये जो वन तारा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुजरात के अंदर सेटअप किया जाएगा, नहीं, ये इंडिया एंड अब्रॉड इंटरनेशनली भी इस तरह के रेस्क्यू एंड रिहैब सेंटर्स बनाए जाएंगे, ताकि इंजर्ड, अब्यूज्ड, एंडेंजर्ड एनिमल्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट और शेल्टर दिया जा सके, और इसमें हाई एंड टेक्नोलॉजीज होंगी। तो बस इतना ध्यान रख लीजिएगा कि रिलायंस फाउंडेशन ने जो एनिमल रेस्क्यू एंड रिहैब इनिशिएटिव स्टार्ट किया है उसका नाम क्या है? वन तारा है। ठीक है जी, चलिए देन ओके, सो इंडिया को मिली है, इंडिया को ही नहीं इनफैक्ट वर्ल्ड को मिली है अपनी पहली वैदिक क्लॉक। दुनिया की पहली वैदिक क्लॉक अनवील या अनावरण कर दिया गया है इसका उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर। सो उज्जैन मध्य प्रदेश में एक टावर के ऊपर वैदिक क्लॉक अनवील कर दी गई है। व्हाट इज दिस वैदिक क्लॉक ऑल अबाउट, अब हम ये समझ लेते हैं। सो इस क्लॉक में जैसे हम नॉर्मली जो क्लॉक देखते हैं 12 घंटे 24 घंटे, मतलब 12 नंबर होते हैं और 24 घंटे का दिन दिखाती है वो। सो ये जो वैदिक क्लॉक है ये हमारे एंशियंट इंडियन ट्रेडिशनल पंचांग पे बेस्ड है। हाँ, वही पंचांग जिसके हिसाब से हम तिथि देखते हैं ना क्लास के स्टार्टिंग में, बस उसी पंचांग के ऊपर बेस्ड है, और मध्य प्रदेश के उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में इसको अनवील किया गया है। उज्जैन याद रखिएगा। सो 85 फुट का एक टावर है जिसके ऊपर उज्जैन के जंतर मंदिर में एक 85 फीट का टावर है, उस पे इस क्लॉक को डिस्प्ले या स्टार्ट किया गया है। ओके, अब वैदिक टाइम, GMT, IST, ये देखिए थोड़ा, इस क्लॉक के अंदर वैदिक टाइम भी दिखाया जाएगा, ग्रीनविच मीन टाइम जो होता है और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो होता है, ये तीनों डिस्प्ले किए जाएंगे। अच्छा, ये मुझे बता दो GMT से IST कितना आगे है? बता सकते हैं? लिखिए कमेंट सेक्शन में। क्यों नहीं बता सकते हैं, पढ़ा दिया है, बिल्कुल बताएंगे आप। सो ग्रीनविच मीन टाइम जो होता है उससे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी भारत का समय आगे चलता है। कितना आगे चलता है वो आप मुझे लिख के बताइए। सो अब ये जो यूनिक क्लॉक है ये इन्फॉर्मेशन किस किस से रिलेटेड देगी? एक तो वैदिक हिंदू पंचांग, फिर जो प्लैनेट की पोजीशंस हैं, मुहूर्त कौन कौन से हैं, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस बताएगी, IST बताएगी, GMT बताएगी, बहुत कुछ बता देगी ये घड़ी, है ना। और इसके हिसाब से ना सूरज उदय से लेकर के और सूरज अस्त तक का, मतलब सूरज उदय से ही 00 टाइम काउंट किया जाएगा। 00 कब काउंट होगा? सनराइज से, और 30 घंटे का एक पूरा दिन माना जाएगा, और हर घंटे के अंदर 48 मिनट्स होंगे। जैसे हमारे क्या होता है 24 आवर्स का, अभी जो हम ऑब्जर्व करते हैं 24 आवर्स का दिन होता है, और हर आवर में 60 मिनट्स होते हैं। यहाँ पे 30 आवर्स का डे टाइम माना जाएगा, और 48 मिनट हर आवर के अंदर होंगे। ये वैदिक क्लॉक रहेगा। और ये कहाँ इंस्टॉल की गई है? उज्जैन के अंदर। वाई? बिकॉज उज्जैन को टाइम कैलकुलेशन का सेंटर माना जाता है एज पर आर एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस, और यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होता है। यहीं पे दूसरा सवाल आपके लिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स से होकर के गुजरता है, यानी कि कर्क रेखा जो है भारत के किन राज्यों से गुजरती है, ये आपको बताना है। ठीक है, सो उज्जैन याद रहेगा, वैदिक क्लॉक है, और सनराइज का टाइम 00 लिया जाएगा, और 30 घंटे तक फंक्शन रहेगा, 48 मिनट का 1 घंटा माना जाएगा। चलिए जी, अगली खबर क्या है? अगली खबर आ रही है स्वयं प्लस के लॉन्च से। सो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है हमारी, उसके हिसाब से स्वयं प्लस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा। सो एजुकेशन मिनिस्टर लॉन्चेस स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म। एक प्लेटफॉर्म है, इस इनिशिएटिव के तहत अब एक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर दिया गया है। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया है एक पूरा प्लेटफॉर्म, पोर्टल फॉर स्वयं प्लस। अब ये क्या है? इसके अंदर जो एकेडमिक्स है और जो इंडस्ट्री है वो साथ आकर के काम करेंगे, राइट। तो अभी क्या होता है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है स्कूल कॉलेज के बच्चों को कि हमें बुक वाली नॉलेज तो मिल जाती है, थियोरेटिकल नॉलेज मिल जाती है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं आता। इंडस्ट्री प्रैक्टिकल मांगती है, स्कूल कॉलेज थ्योरी दे देते हैं। सो ये गैप को ब्रिज करने के लिए स्वयं प्लस एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव होकर के सामने आया है, जिसके तहत जो बड़े बड़े इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं जैसे कि L&T,
लार्सन एंड टूब्रो, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, ऐसे और भी बड़े बड़े इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं जो आएंगे और कोलैबोरेट करेंगे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ, जैसे यूजीसी के साथ, आईआईटीज के साथ, और फिर वो अपने एकेडमीज, इंस्टीट्यूट्स, कोर्सेज, ये सारी चीज़ें बनाएंगे जिसमें बच्चे पढ़ भी सकेंगे और ट्रेन भी हो सकेंगे। ठीक है, और इसको ऑपरेट कौन करेगा इस प्लेटफॉर्म को? आईआईटी मद्रास। ये जो स्वयं प्लस का प्लेटफॉर्म है इसको आईआईटी मद्रास ऑपरेट करेगा। सो आई हैव टोल्ड यू द जिस्ट कि ये जो स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म है ये अलग अलग प्रोग्राम्स ऑफर करेगा बहुत सारे सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी एट्सेट्रा। और पहली बार जो रेप्यूटेड इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं या कंपनीज हैं वो अकेडमी अपनी खुद की खोलेंगी इन कोलैबोरेशन विद आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रीमियर इंस्टीट्यूशन, जैसे कि आईआईटी मद्रास हो गया यूजीसी के साथ में। और ये जो भी कोर्सेज चलाए जाएंगे स्वयं प्लस के तहत ये सब एक्रेडिट होंगे, यानी ऐसा नहीं है कि इनको मान्यता नहीं है, इनको मान्यता होगी, राइट। और बहुत सारे इनोवेटिव एलिमेंट्स के थ्रू बच्चे सीख पाएंगे, एआई का टूल यूज़ कर पाएंगे, मल्टीलिंगुअल कंटेंट मिलेगा, तो ये सब स्वयं प्लस है। ठीक है जी, चलिए अगली खबर के लिए हम अब कैटेगरी कौन सी ले रहे हैं? अवार्ड्स। अब हम अवार्ड्स कैटेगरी पे मूव करते हैं। नेशनल न्यूज़ ले ली हमने। सो संगीत नाटक अकादमी जो है, जो इंडिया का हाईएस्ट आर्ट, ड्रामा, इनसे रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है, अनाउंसेस अकादमी रत्न एंड अकेडमी पुरस्कार फॉर 22-23। अकेडमी रत्न या अकेडमी फेलोज जो होते हैं वो उन्होंने अगर बहुत लंबे समय तक कंट्रीब्यूट किया होता है आर्ट की फील्ड के अंदर तो उनको चुना जाता है अकेडमी रत्न के लिए। एक तरह से लाइफ टाइम अचीवमेंट समझ लीजिए आप। ठीक है, सो ये चुने गए लोग और अकेडमी पुरस्कार, और ये कौन से ईयर के लिए? 22-23। तो कितने अकेडमिक रत्न, कितने अकेडमी पुरस्कार वो देखते हैं। संगीत नाटक अकादमी अनाउंसेस 6 अकेडमी रत्न। कितने लोगों को अकादमी रत्न का खिताब दिया जाएगा? 6 लोगों को, और 92 लोगों को अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा फॉर द ईयर 22-23। ठीक है, और ये जो अवार्ड्स हैं ये कौन देंगे? ये हमारी प्रेसिडेंट साहिबा देंगी, अलग से एक सेरेमनी होगी उसमें। सो 6 एमिनेंट पर्सनैलिटी जो भी परफॉर्मिंग आर्ट की फील्ड होती है, ड्रामा, आर्ट एट्सेट्रा, उनको अकेडमी फेलो या अकेडमी रत्न का खिताब मिलेगा लाइफ लॉन्ग डेडिकेशन और कंट्रीब्यूशन के लिए। और एट अ टाइम सिर्फ 40 जीवित लोगों को ही ये खिताब से नवाजा जाता है। ठीक है जी, सो लिमिटेड कितना है? 40 लिविंग इंडिविजुअल्स एट एनी गिवन टाइम, वही अकादमी के रत्न हो सकते हैं। नाउ 92 आर्टिस्ट हैं जिनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया जाएगा, और ये जो अवार्ड हैं अकेडमी अवार्ड्स ये 1952 से दिए जा रहे हैं। अगर हम अकेडमी फेलो की बात करें तो इसके अंदर प्राइज मनी या पर्स मनी कितना होता है? 3 लाख रुपीज़ का। अकेडमी अवार्ड के अंदर 1 लाख का होता है, और साथ में ताम्रपत्र मिलता है और अंग वस्त्र मिलता है जो हम शॉल वगैरह उड़ाते हैं। ठीक है, देन ये मैंने आपको बता दिया प्रेसिडेंट साहिबा कॉन्फर करेंगी ये अवार्ड्स, एंड उसी के साथ साथ 80 यंग आर्टिस्ट विल ऑल्सो बी अवॉर्डेड अंडर संगीत नाटक अकादमी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार। ये भी दिया जाएगा 80 यंग आर्टिस्ट को। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड थे? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली खबर भी अवार्ड कैटेगरी से है, दैट सुनील भारती मित्तल बिकम्स द फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू बी कॉन्फर्ड एन ऑनररी नाइटहुड बाय ब्रिटेन्स किंग। ब्रिटेन के जो किंग हैं अभी, उनसे ऑनररी नाइटहुड पाने वाले पहले भारतीय कौन बन जाते हैं? सुनील भारती मित्तल, जो कि फाउंडर और चेयरमैन हैं भारती एंटरप्राइजेस के। सो भारती एंटरप्राइजेस के फाउंडर है चेयरमैन सुनील भारती मित्तल, फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू रिसीव ऑनररी नाइटहुड। किनसे? किंग चार्ल्स III, जो कि यूनाइटेड किंगडम के राजा हैं अभी। और ये वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर होता है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट देती है किसी भी सिविलियन को, किसी भी नागरिक को। ओके, चलिए एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन अगर उन्होंने दिया है 2 देशों के रिश्तों को और पुख्ता करने के लिए कंट्रीब्यूशन, तो इसके चलते अवार्ड दिया जाता है। Then another award is related to, it is bestowed upon पंकज कुमार चैटर्जी। अगला जो अवार्ड है किसे मिला है? पंकज कुमार चैटर्जी को। ये एक बंगाली ट्रांसलेटर है, यानी किसी भी भाषा को बंगाली में ट्रांसलेट करने के लिए। सो रोमेन रॉलैंड बुक प्राइज 2024 से इनको नवाजा गया है। रोमेन रॉलैंड बुक प्राइज क्यों? क्योंकि इन्होंने एक किताब है जिसको बंगाली में ट्रांसलेट किया और उस ट्रांसलेशन के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। तो अब न्यूज़ पूरी देखते हैं। पंकज कुमार चैटर्जी विंस रोमेन रोलैंड बुक प्राइज 2024 फॉर बंगाली ट्रांसलेशन।
ना ये 7th एडिशन रोमन रोलैंड बुक प्राइज का है जो पंकज चैटर्जी जी को दिया गया है। इन्होंने कौन सी नॉवेल का ट्रांसलेशन किया? फ्रेंच नॉवेल है स्टैलिन्स काउच। स्टैलिन्स काउच, इसके ऊपर मूवी वगैरह भी बन चुकी है। स्टैलिन्स काउच का बंगाली ट्रांसलेशन किया और उसके चलते इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, जो ओरिजिनल बुक है ले दिवां दे स्टालिन, वो किसने लिखी? जॉन डैनियल बॉल्टसैट ने लिखी और पंकज चैटर्जी जी ने इसका ट्रांसलेशन किया। ये जो अवार्ड है ये 2017 से 2017 से फ्रेंच इंस्टीट्यूट इन इंडिया देता है और मेजरली ट्रांसलेटेड जो वर्क होते हैं उनको दिया जाता है। ठीक है, चलिए। देन नेक्स्ट न्यूज इज कमिंग फ्रॉम द फील्ड ऑफ फिनेंस एंड बैंकिंग। सो फिनेंस सेक्टर से न्यूज आ रही है दैट अमेजॉन पे ने सिक्योर किया है पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस आरबीआई से। तो अब ई कॉमर्स के अंदर पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पे अमेजॉन पे काम कर सकता है। सो अमेजॉन पे से आप पेमेंट एक्सेप्ट और सेंड कर सकते हो। सो अमेजॉन पे गेट्स आरबीआई's पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस एंड इसके बाद अब ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस इस एप्लीकेशन से हो पाएंगे। बस इतनी सी न्यूज़ है, ध्यान रखनी है। तो अब हम आते हैं फाइनली इंटरनेशनल कैटेगरी ऑफ न्यूज़ पे और उसके लिए सीधे चलते हैं मॉरिशस। हाँ, मॉरिशस घूमते घूमते पढ़ेंगे इसको। सो पीएम मोदी यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर और मॉरिशस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं प्रविंद कुमार जगनॉथ, उन्होंने मिल करके जॉइंटली इनॉग्रेट किए हैं कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। कहाँ? मॉरिशस के आगलेगा आइलैंड में। आगलेगा आइलैंड, कुछ भी बात करें उससे पहले आगलेगा आइलैंड की लोकेशन देखते हैं। सो ये इंडिया दिख रहा है, ये आपको अफ्रीका दिख रहा है, ये मॉरिशस दिख रहा है और ये रहा आगलेगा आइलैंड। आगलेगा आइलैंड मॉरिशस की ही टेरिटरी है, उसी के अंडर में आता है। ठीक है जी। सो ये जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं ये इसी आगलेगा आइलैंड के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं और मेनली इसमें एक नई एयर स्ट्रिप है जहाँ पे एयरप्लेन्स उतर पाएंगे, उड़ पाएंगे। एंड दूसरी चीज़ है एक जेटी भी इनॉग्रेट की गई है ना। व्हाट इज अ जेटी? कोस्टल एरियाज में ना बड़ी बड़ी वेव्स क्रैश होती हैं और कोस्ट लाइन को नुकसान पहुंचाती हैं, तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, उस पर आप चल भी सकते हो कई बार। सो एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि वेव्स को क्रैश होने से कोस्ट लाइन पे बचाता है। तो एक तरह से आप कैसे समझेंगे इसको? दीवार समझ लीजिए, रोडवे समझ लीजिए, पत्थरों का एक अवरोध समझ लीजिए, या एक क्या बोलेंगे हम, अ काइंड ऑफ बैरियर, राइट। सो अ जेटी इज अ लॉन्ग एंड नैरो स्ट्रक्चर। इस तरह से एक हमने स्ट्रक्चर बना दिया, यहाँ से जो वेव्स थी वो कोस्ट लाइन पे अब क्रैश नहीं करेंगी उतनी तेजी से। सो एक लॉन्ग एंड नैरो स्ट्रक्चर विच प्रोटेक्ट्स द कोस्ट लाइन फ्रॉम करंट्स एंड टाइड्स इज अ जेटी। सो एक जेटी और एयर स्ट्रिप है जो कि मॉरिशस के आगलेगा आइलैंड के अंदर इनॉग्रेट की गई है और भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लाए गए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 6 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं। क्यों? इनसे क्या बेनिफिट होगा? ये जो आगलेगा आइलैंड है इसकी कनेक्टिविटी मॉरिशस मेनलैंड से और स्ट्रांग हो पाएगी। ठीक है, और इंडिया और मॉरिशस के बहुत लंबे रिश्ते हैं, डेकेड के एक पूरे दशक, 10 सालों तक के बहुत स्ट्रांग रिश्ते हैं, जिसके तहत काफ़ी सारे डेवलपमेंट इनमें इंडिया सपोर्ट करता है मॉरिशस को। ठीक है। सो प्रोजेक्ट आगलेगा की अगर हम बात करें तो 2015 के अंदर इंडिया ने एक MOU साइन किया था मॉरिशस के साथ कि हम आगलेगा आइलैंड को डेवलप करेंगे। ओके, और इसके तहत मोर देन 200 मिलियन $US वर्थ के प्रोजेक्ट्स इंडिया फंड करेगा। ठीक है। एंड रिसेंटली अगर हम मॉरिशस की ये देखो, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे पिक्चर लगा रखी है। ये एक तरह की जेटी है, जो मेन वेव्स हैं वो कोस्ट पे क्रैश नहीं करेंगी। एग्जाम्पल है ये। ठीक है। रिसेंटली मॉरिशस के कॉन्टेक्स्ट में हमने ये भी देखा था कि इंडिया ने UPI और रुपे कार्ड सर्विसेज भी वहाँ पे लॉन्च की हैं, तो ये एक और डेवलपमेंट अब हुआ है। ठीक है जी, न्यूज़ समझ में आ गई? हाँ, तो ये है आज की जितनी भी इंपॉर्टेंट CA थी। खत्म नहीं हुआ है सेशन, बिल्कुल नए बच्चों को बताना ज़रूरी है। अभी रिवीजन क्वेश्चंस आएंगे, जो आज हमने पढ़ा उसके क्वेश्चन रिवाइज करेंगे और जो पिछले 2-3 दिनों में हमने पढ़ा है उसके भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम वापस से रिविजन के तौर पे लेंगे। पर उससे पहले PDF की जानकारी, जो भी कुछ आपने पढ़ा है ये कंटेंट बहुत काम का है और बहुत प्रीमियर कंटेंट है, बिकॉज कुछ भी बहुत बड़ा बड़ा बल्कि नहीं है, टू द पॉइंट बात की गई है, एग्जाम ओरिएंटेड रखा गया है। आप इसको एक्सेस कहाँ से कर सकते हो? तो परचम ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन में आपको ये PDF मिल जाएगा डेली करंट अफेयर का, नंबर 1। नहीं तो आप परचम के टेलीग्राम चैनल से भी इसको ले सकते हो। इंग्लिश और हिंदी दोनों PDFs मिल जाते हैं। इंग्लिश वाला अभी आपको मिल चुका होगा, हिंदी वाला 3-4 बजे तक मिल जाएगा। ठीक है। वीकली और मंथली कंपाइलेशन भी करंट अफेयर के आते हैं। वीकली सेशन का वीकली PDF आता है, मंथली सेशंस का पूरा मंथली मैगजीन बनता है कैटेगरी वाइज।
वो अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको वेबसाइट parchamclasses.in पे जाना होता है। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है, जैसे CA सब्सक्रिप्शन आपने ले रखा है, तो डेली, वीकली, मंथली, 6 मंथली, एनुअल जो भी वीडियो आप पढ़ोगे प्लेटफॉर्म पे सबके PDF यहाँ मिल जाएंगे। PDF बैंक ले रखा है तो CA के तो सब मिलेंगे ही, बाकी सब्जेक्ट्स के भी जो यूट्यूब पे पढ़ रहे हो मिल जाएंगे। ये अगर आपने परचम ऐप से ले रखा होगा तो आपको कहीं जाकर के बार बार रेफर नहीं करना है। ठीक है जी, चलिए रेडी फॉर द क्वेश्चंस। हाँ जी, पहला सवाल आ रहा है ये, वेयर इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक इंस्टॉल्ड टू शोकेस टाइम अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल इंडियन पंचांग? दुनिया की, भारत की ही नहीं, दुनिया की पहली वैदिक क्लॉक कहाँ इंस्टॉल की गई है, कहाँ उसको अनवील किया गया है, बताइए। इंडिया में, मध्य प्रदेश में, उज्जैन। वेरी नाइस, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी, चलिए। Who has recently become the first Indian citizen to receive an honorary knighthood from United Kingdom's King Charles III? यूनाइटेड किंगडम के जो राजा हैं किंग चार्ल्स III, उनसे ऑनररी नाइटहुड पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? बताइए जी, कौन बन गए हैं? सुनील भारती मित्तल। थर्ड क्वेश्चन फॉर यू, Which organization publishes International IP Index, Global IP Index? सो ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, हमने देखा इंडिया की रैंक, राइट, हमने देखा टॉप पे कौन आया, क्या आपने ध्यान दिया कि इसको इशू कौन करता है, रिलीज कौन करता है, वो आपसे पूछा जा रहा है। सो आंसर क्या होगा? यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेणु सूद कर्नाद हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल पेमेंट कंपनीज? कुछ डिजिटल पेमेंट कंपनीज मैंने आपको दी हैं और इनमें से मैंने पूछा है कि रेणु सूद कर्नाड जी को इनमें से किसका चेयरपर्सन बनाया गया है, अपॉइंट किया गया है? रेणु कर्णा, क्या पेयू? बिल्कुल, सो सी इज द राइट आंसर। चलिए कुछ प्रीवियस डेज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू लोकपाल ऑफ इंडिया या लोकपाल चेयरमैन? ठीक है, कल ही हमने न्यूज पढ़ी और बहुत इंपॉर्टेंट है, probability of this being asked in exam is very high। कौन बने हैं नए लोकपाल भारत के? जस्टिस AM खानविलकर जी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज ऑब्जर्व्ड ऑन 28 फरवरी? हाँ, थोड़ा सा ट्विस्टेड सा क्वेश्चन कर दिया मैंने, बिकॉज आपको इन सब का पता होना चाहिए। 28 फरवरी को इनमें से कौन सा दिन इंडिया में ऑब्जर्व किया जाता है? क्या नेशनल साइंस डे मनाया जाता है? बिल्कुल। सो राइट आंसर तो आपको ए मिल गया, लेकिन इनको नहीं छोड़ेंगे, इनके बारे में भी देखते हैं। नेशनल प्रोटीन डे मैंने अभी तक आपको नहीं बताया और पूरा फरवरी निकल गया, इसलिए मैंने ऑप्शन में डाल दिया है। नेशनल प्रोटीन डे 27 फरवरी को आता है। 28 फरवरी को हम नेशनल साइंस डे मनाते हैं। सर CV रमन जी ने जो रमन इफेक्ट की खोज की थी या अनाउंसमेंट किया था, उसको कमोमरेट करते हुए, और यहीं पे मैं एक क्लैरिटी दे दूं, सर CV रमन के लिए कल मैंने कहा था कि नोबेल प्राइज पाने वाले पहले एशियन, यहां एक और पॉइंट ऐड कीजिएगा, नोबेल प्राइज साइंस में पाने वाले पहले एशियन है सर CV रमन। अदरवाइज पहले एशियन टू गेट नोबेल प्राइजेस रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, सो नेशनल प्रोटीन डे कब आता है? 27 फरवरी को आता है। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे कब आता है? 12 फरवरी को। 12 घंटे प्रोडक्टिविटी से प्यार करो, 12 घंटे कुछ भी करो, है ना। इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब आता है? 1 फरवरी को आता है। ये सब फेब के ही डे हैं। ठीक है, सो 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे। ऑल राइट, देन वेयर डिड 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टुक प्लेस? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? कहाँ हुई जी? आंसर क्या होगा? अबू धाबी UAE के अंदर हुई। वेरी नाइस। देन व्हाट इज द थीम ऑफ स्टार्टअप महाकुंभ 2024? स्टार्टअप महाकुंभ 2024 जो कि मार्च में होगा, उसकी थीम अनाउंस कर दी गई थी। थीम क्या है? आई एम आस्किंग यू, बताओ। भारत इनोवेट्स, भारत इनोवेट्स। एंड this is the question of the day for you. In the 2024 edition of International IP Index, which position does India hold among 55 countries evaluated? यानी ग्लोबल IP इंडेक्स या इंटरनेशनल IP इंडेक्स में भारत की क्या रैंकिंग है 55 कंट्रीज में से? ठीक है जी, ये था आज का सेशन। आई रियली होप जो भी पढ़ाया समझ में आ गया होगा, और कोई भी डाउट, क्वेरी, कंसर्न है इस सेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको PDF रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोर्स सब्सक्रिप्शन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, सो प्लीज टेक नोट, या तो आप मेल कीजिए या हेल्पलाइन नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कीजिए या फिर परचम ऐप में चैट कीजिए, वहां आपको सोल्यूशन बहुत जल्दी मिल जाएगा कंपेयर टू द कमेंट सेक्शन। इधर थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, चलिए, सी यू टुमारो, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।